फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएस हिंदी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के लेक्चर सीरीज़ की। ये लेक्चर सीरीज़ फर्स्ट है जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में जो संबंधित है बिहार इकॉनमी से। इसकी शुरुआत करने से पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स का बार बार उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कांस्टेंट प्राइस या फिर स्थिर मूल्य क्या होता है। इससे ही संबंधित एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं करेंट प्राइस। तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं? तो देखिए, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है कि जब हम किसी भी राज्य का जीएसडीपी निकालते हैं या फिर कंट्री का ही निकालते हैं तो वो निकालते समय जो मुद्रास्फीति की जो दर है या फिर जो इन्फ्लेशन रेट है उससे उसको हम बैलेंस करते हैं। और करेंट में इन्फ्लेशन रेट को अकाउंट में नहीं लिया जाता है। तो विदाउट इन्फ्लेशन जो जीएसडीपी होती है उसको हम करेंट प्राइस पे कहते हैं, और जिसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया जाता है उसको हम करेंट प्राइस कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान के चलिए कि आपकी सैलरी थी 40,000, वो बढ़ के जो है कुछ साल में वो हो गई 70,000। तो आपको लगेगा आपकी सैलरी में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अगर हम पहली नज़र देखें तो ये, अगर इस बीच में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 75% है या फिर मान के चलिए 50% है, इतना कुछ पे आपका इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो आप देखेंगे कि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जब हम किसी भी जीएसडीपी में इन्फ्लेशन रेट को मेजर करते हैं, उसको अकाउंट में लेते हैं, उसके बाद जो हमारा एक्चुअल प्राइस आता है उससे हमें पता चलता है कि हम प्रगति कर रहे हैं या फिर हम लॉसेस में हैं। तो कांस्टेंट प्राइस वही है कि जब इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया जाता है, और करेंट ये है जब इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये क्या होता है कि कोई भी जो उपभोक्ता है वो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर रहा है, चाहे वो फूड हो गया या फिर मेडिकल सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इस सब में जो एवरेज इंक्रीज या डिक्लाइन होता है उस सब का जो मेजरमेंट होता है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सबसे पहले इसका जो उपयोग है वो ये है, इससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन की दर कितनी है। ठीक है, दूसरा पता हमें ये चलता है कि मान के चलिए फूड सेक्टर है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाएगी या फिर अपने नागरिकों को जो लाभ देगी वो उसमें देगी कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है या फिर इन्फ्लेशन दर को कम करने के प्रयास कर सकती है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ जो बेनिफिट लेवल है जो नागरिकों को देना चाहिए वो भी इसी आधार पे वो तय कर सकती है कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन दर बहुत ज़्यादा है या फिर जो नागरिकों के पहुँच से बाहर हो रहे हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसी को कहते हैं। और इसी से संबंधित एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जो रिटेल मार्केट है, जो होलसेल में जो एवरेज निकलता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो जीडीपी आपको मालूम ही है क्या होता है कि किसी भी जोग्राफिकल एरिया में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम कहते हैं जीडीपी। क्योंकि यहाँ पे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये टर्म आ गया हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब हम बात करते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के बारे में। ये क्या होता है कि कोई भी आउटपुट है, मान के चलिए कोई प्रोडक्ट है, उसका जो वैल्यू है उसमें हम माइनस कर देते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा इनपुट लगा है। उसके बाद जो हमारा कुछ अमाउंट आता है उसको अगर हम ऐड करते जाते हैं तो यही हमारा होता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ओके, ये क्या होता है कि हमारा जो जीडीपी है या फिर जीएसडीपी है, ये यही होता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। बस उसमें से जो सब्सिडी है उसको आपको प्लस करना होता है और टैक्सेस जो है उसको माइनस करना होता है। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। ये क्या होता है? तो ये है कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किसी भी खास क्षेत्र में एक खास वर्ष में प्रति व्यक्ति द्वारा औसत आय जो कमाई जाती है उसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ओके, ये किस तरह से होती है कि किसी भी क्षेत्र की कुल आय में उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर इसको हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि थोक मूल्य सूचकांक का जो होता है वो थोक
विक्रेताओं के द्वारा जो लेन देन करने पे जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो औसत बदलाव होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, ताकि पता चले मार्केट में इन्फ्लेशन रेट क्या है, कौन से सेक्टर में इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या फिर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें तब्दीली करने की ज़रूरत है। फाइन, अब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये चार्ट जो है वो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि बिहार भारत की अपेक्षा कहाँ पे खड़ा है अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटास दिए गए हैं, जनसंख्या हो गया, लिंग अनुपात हो गया, उसके बाद बाल लिंग अनुपात हो गया, वृद्धि दर हो गई, घनत्व हो गया, शहरीकरण हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भारत और बिहार दोनों एक साथ दे दिया है। कभी कभी एग्जाम पे पूछ देता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो अगर आपको भारत बिहार का मालूम है तो आप माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपको याद करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आपके साबित होगा। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं गरीबी से। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पे पॉवर्टी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की गई है कि बिहार में जो गरीबी दर है उसमें रूरल और अर्बन एरिया का क्या रोल है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले तो ये कि एक कमेटी का नाम है यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी। ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में कि तेंदुलकर कमेटी किससे संबंधित है, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, डेवलपमेंट से। तो आप बोल सकते हैं कि किस चीज़ से संबंधित है, पॉवर्टी से। तो ये कहती है कि बिहार में जो रूरल एरिया मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो पॉवर्टी दर है, गरीबी की जो प्रतिशत है, जो अनुपात है वो 34.1% है। यहाँ पे आप देखिए 2011-12 ग्रामीण 34.1%, जबकि शहरी जो है वो 31.2। तो ग्रामीण इलाकों में गरीबी दर ज़्यादा है बनिस्पत शहरी इलाकों के, जो कि भारत की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और ओवरऑल जो हमारा है वो 33.7% है। तो ये जो डेटा है 33.7, ये जो है वो याद करने लायक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गरीबी घटने की जो दर है, रिडक्शन जो हुई है पॉवर्टी में, वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा हुई है बनिस्पत अर्बन इलाकों के। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि बिहार की इकॉनमी की ग्रोथ रेट क्या रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो 10.53% रही है कांस्टेंट प्राइस। आपको पता है कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस क्या होता है। कांस्टेंट प्राइस जिसमें हम इन्फ्लेशन दर को बैलेंस करते हैं, और करेंट प्राइस विदाउट इन्फ्लेशन। तो अगर कांस्टेंट प्राइस की हम बात करें तो 10.53%, और अगर करेंट प्राइसेस की बात करें तो 15.01। देख रहे हैं आप, ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन को अकाउंट में ही नहीं लिया गया है। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जो पूरा इकॉनमी में जो शेयर है वो है 21.3%, सेकेंडरी सेक्टर का 19.7 और सबसे ज़्यादा है टर्शियरी सेक्टर का 59.0। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि वृद्धि दर कितनी है। ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है। तो हमें मेनली जो डेटा हमें जो याद करना है वो 2018-19 का है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक बिहार की जो वृद्धि दर है वो 0.6 है और भारत की जो है 2.7 है। सिमिलरली जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भारत की जो है वो 7.5 है, बिहार की 6.3 है, और जो टर्शियरी सेक्टर है भारत से भी ज़्यादा बिहार की है 13.3%। तो ये जो डेटा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा ग्राफ है इसको हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछ दे, अगर इकॉनमी से संबंधित कोई सवाल पूछ दे तो हम बता सकते हैं कि किस तरह से बिहार जो है वो भारत से अभी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। चलते हैं आगे और हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके जो डेटाज हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत है। तो पर कैपिटा इनकम बिहार का इंक्रीज़ हो गया है 21,750 से 30,617 पे। पर अभी भी बिहार जो है वो लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला राज्य है, क्योंकि जो हमारा नेशनल एवरेज है उससे हम बहुत ही पीछे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को कि बिहार का जो है वो 33,0617 और जो भारत का है वो 92,265 पे है। और जो हमारा परसेंटेज है अगर इसका हम निकालें तो 33.1% पे हम आते हैं। अगर हम बिहार को अगर हम भारत से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी एक सवाल बनता है। अब हम बात करते हैं सेक्टोरियल ग्रोथ मतलब क्षेत्रगत वृद्धि दर के बारे में।
जिसके बारे में हमने पहले के स्लाइड्स में चार्ट के थ्रू बात की थी। तो एक चीज़ तो हमें ये समझनी है कि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ आती है। तो सबसे पहले हमारा कृषि हो गया, फसल हो गया, पशुधन यानी कि लाइफ स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद हॉर्टिकल्चर वानिकी, मत्स्य पालन, जल कृषि वगैरह, एंड देन खनन एंड उत्खनन। ये सारी चीज़ें हमारी कौन से क्षेत्र में आती है? प्राइमरी का जो अगर हम बात करें तो हमें 2018-19 की बात करनी है। यहाँ पे भी वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य की बात है, वर्तमान विदाउट इन्फ्लेशन एंड स्थिर मूल्य विद इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्तमान मूल्य 6.7 है और स्थिर मूल्य जो है 0.6। तो ये जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहले तो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद विद्युत, गैस, जलापूर्ति, बाकी सारी चीज़ें, एंड देन निर्माण। अगर हम इस डेटा के बारे में बात करें तो हमारा जो वर्तमान मूल्य पे है वो 9.9 है और जो स्थिर मूल्य है वो 6.3। तो ये जो 6.3 है वो हमें याद करना है। अब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर के बारे में। टर्शरी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बिहार का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है। टर्शरी सेक्टर का शेयर भी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा है और वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर का है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? सबसे पहले तो हमारा आता है व्यापार, होटल, और उसके बाद मरम्मत सेवाएं, परिवहन, भंडारण, संचार, रेलवे, पथ, जल, वायु परिवहन, बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ से हमारा 2-3 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो ये कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कौन से क्षेत्र में दर्ज की गई है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं वायु परिवहन, तो ये देखिए 36.0%, ये सबसे ज़्यादा वृद्धि दर इसी क्षेत्र में हुई है। और अगर हम बात करें कि सबसे कम किस में हुई है, तो ये है जल परिवहन, माइनस में है 5.4%। ओवरऑल जो टर्शरी सेक्टर है उसमें कितनी वृद्धि दर कांस्टेंट प्राइस पे? 13.3%। यही हमारा इंपॉर्टेंट करने लायक है। एक तो कि सबसे कम किस में, सबसे ज़्यादा किस में और ओवरऑल किस में। यहाँ पे हम बिहार की बात करें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद हमारा कितना है? 10.5%। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं कि बिहार की जो इकॉनमी है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कैसा है, मतलब कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा हिस्सा रखता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्थिर मूल्य की, तो जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है 59.0%। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर है वो 19.7 और जो प्राथमिक सेक्टर है वो 21.3% है। उसके बाद इसी को हम इस तरह से दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्पैरिटी है, तो देखिए ये जो हमारा है ये आपको मेंस में बहुत काम आएगा। एक तो कभी कभी सवाल आ जाता है अर्बनाइजेशन से संबंधित या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्पैरिटी है, ये जो फोल्डर पॉइंट है इसका हर आंसर में यूज़ किया जा सकता है कि बिहार में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिसीज़ भी वैसी ही होनी चाहिए क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो काफ़ी समृद्ध हैं, बहुत सारे जो अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच नहीं अपनाई जा सकती। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी क्षमताएँ हैं। तो इसको हम यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में होंगी तो हम उसको अच्छे से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दिखाया गया है वो 4 पैमाने हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट को शीर्ष या फिर सबसे पीछा बताने के लिए, मतलब प्रॉस्पेरस या फिर मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताने के लिए। तो सबसे पहला जो मापदंड है वो है पेट्रोल का कंजप्शन कितना होता है। तो अगर पेट्रोल का कंजप्शन हो रहा है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल का कंजप्शन हो रहा है वो पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में होता है और जो सबसे कम होता है वो शिवहर, लखीसराय और बांका में होता है। डीजल की बात करें तो पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, और सबसे कम की बात करें तो शिवहर, मधुबनी एंड बांका। अगर हम एलपीजी की बात करें तो पटना, मुंगेर एंड मुजफ्फरपुर, और सबसे कम की बात करें तो किशनगंज, अररिया एंड बांका। लघु बचत मतलब सबसे ज़्यादा सेविंग कहाँ पे की जाती है, स्मॉल सेविंग्स, तो यहाँ पे पटना, सारण और बक्सर आते हैं और सबसे पीछे के राज्यों में अररिया, किशनगंज और खगड़िया आते हैं। तो इससे हमें एक आइडिया तो ये होता है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो सबसे प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट है बिहार में वो हमारा पटना और मुजफ्फरपुर है। अगर हम इन चारों फैक्टर को इसका हम एवरेज करते हैं तो, और सबसे जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार में वो कौन सा आ जाता है, शिवहर एंड बांका। तो यहाँ से एक सवाल, यहाँ से एक सवाल। ओके, अब हम चलते हैं इन्फ्लेशन रेट पे, मुद्रास्फीति दर कितनी रही है। तो यहाँ से भी हमारे 2-3 सवाल निकलेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो बिहार का जो इन्फ्लेशन रेट रहा है वो भारत के इन्फ्लेशन रेट से कम रहा है।
अगर हम अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 के डेटास को लें तो बिहार का जो इन्फ्लेशन रेट रहा है वो सबसे कम रहा है 1.25%, और वहीं इंडिया का जो है वो 4.62% है। तो अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया के बारे में मालूम है तो इन्फ्लेशन रेट जो है हमेशा 3% से नीचे होनी चाहिए, तो बिहार का बहुत ही कम है। ओके, वही एक और चीज़ जो यहाँ पे कही गई है वो ये कि बिहार में जो रूरल एरियाज़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम है, 0.55% के आसपास है, जबकि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, 5.39%। इसका मतलब ये है कि हमारे अर्बन एरियाज़ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि टर्शरी सेक्टर ज़्यादा शेयर रखता है, ज़्यादा वहाँ पर वृद्धि दर है, तो इसलिए जो इन्फ्लेशन का जो असर है वो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्रों के। तो ये हमने बात कर ली इन्फ्लेशन रेट की। ये वीडियो में हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।